हेलो गाइस, दिस इज अंकित शर्मा। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज जो अपना वीडियो है वो वीडियो है बाजार के ऊपर कि व्हाट आर द थ्री मेन फैक्टर्स दैट रन्स द मार्केट। ओके, तो थ्री मेन फैक्टर्स जो कि ब्रॉडली कैटेगराइज्ड अपन कर सकते हैं वो होते हैं फंडामेंटल्स, लिक्विडिटी एंड सेंटिमेंट्स। ठीक है, अब ये फंडामेंटल, लिक्विडिटी और सेंटिमेंट होते क्या हैं? ये वर्ड्स तो बड़े बड़े लग रहे हैं, इनका मतलब मीनिंग क्या होता है और इनका इम्प्लीकेशन क्या होता है मार्केट पे, वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फंडामेंटल। फंडामेंटल बेसिकली मीन्स कि जो बाजार के करंट फंडामेंटल्स हैं, यू नो, द इकोनॉमिक आउटलुक, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म्स दैट आर लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट, उनका ईपीएस क्या है, उनका अर्निंग्स क्या है, और मार्केट हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है या कम वैल्यूएशन पे चल रहा है, ये सब विल कम अंडर फंडामेंटल्स। ठीक है, फंडामेंटल्स से क्या इम्पैक्ट आता है? देखिए, लेट्स अज्यूम मार्केट एक डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, वो सारी चीज़ें डिस्काउंट करता रहता है, तो जो भी फ्यूचर में होने वाला 6 महीने बाद, साल भर बाद, वो चाहेगा कि वो पहले ही डिस्काउंट कर ले। ठीक है, तो आज जो आप बाजार देखते हो, लोग पूछ रहे थे, तो द प्राइमरी क्वेश्चन दैट पीपल वर आस्किंग, यार 2020 में कोरोना वायरस आया, कोविड आया, बहुत बुरा हाल, लॉकडाउन लगा हुआ है, 1 रुपए की कमाई किसी की हो नहीं रही, शेयर बाजार नया हाई बना रहा है, ऐसा पॉसिबल कैसे है? देखिए, ऐसा पॉसिबल ऐसे है जब कोविड आया भी नहीं था। ठीक है, कोविड इंडिया में जो अनाउंसमेंट हुई थी लॉकडाउन की, फर्स्ट 25 मार्च को अनाउंसमेंट हुई थी। ठीक है, ये अपन फंडामेंटल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं अबाउट स्टॉक मार्केट एंड हाउ इट रन्स, और डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म कैसे किक इन करता है। देखिए, कोविड का जो पहला लॉकडाउन था वो था 25 मार्च। ठीक है, 25 मार्च। अब आप कहोगे, हाँ 25 मार्च को पहला लॉकडाउन लग गया, मोदी जी ने लगा दिया था, तो अभी काम करते हैं, बाजार को शॉर्ट करते हैं, 25 मार्च से लगातार पूरे साल बाजार गिरता रहेगा क्योंकि पूरे साल कोविड था। अब मैं आपको बताता हूँ बाजार कैसा रन किया। ठीक है, बाजार गिरना शुरू हुआ। देखिए, 25 मार्च को सबसे पहला लॉकडाउन लगा। ठीक है, इसका मतलब कि अब कोई अर्निंग नहीं होनी, इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्री की बुरी जाने वाली है, दिस एंड दैट। क्या आपको पता है बाजार कब से गिरना शुरू हुआ? 28 फरवरी। ठीक है, बैंक निफ्टी, मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ इसलिए मैं आपको बैंक निफ्टी बताता हूँ। बैंक निफ्टी वॉज कोटिंग एट 30,000। ठीक है, ऑन 28 फरवरी। ओके, कैन यू इमेजिन 25 मार्च को बैंक निफ्टी कितने पे ट्रेड कर रही थी? ऑन 25 मार्च बैंक निफ्टी was quoting at its lowest point of maybe around 17,300. कैन यू इमेजिन? 13,000 पॉइंट का फॉल, बड़ा फॉल बाजार ने 28 फरवरी से लेके 25 मार्च के अंदर दिखा दिया। तो आप अंदाजा लगाइए, 25 मार्च को तो पहला लॉकडाउन देश में लगा था, लेकिन 1 महीने के अंदर बाजार जितना गिरना था गिर चुका था। ठीक है, तो मार्केट पहले ही एंटिसिपेट कर लेता है, और उसने सब कुछ एंटिसिपेट कर लिया 25 मार्च को। 25 मार्च तक कि 17,000 उसने बेच के, जो भी FIIs थे सब ने सेल किया। उनको पता था कि आने वाला है, लॉकडाउन आने वाला है, इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है इंडिया में बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। उन्होंने बेचना शुरू किया फरवरी में और मार्च तक बेचते गए। 25 मार्च को उन्होंने 17,300 पे बैंक निफ्टी को लाके पटक दिया। अब जो अपन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो सोचेंगे, अरे नहीं 17,300 पे आ गया, अब यहाँ से चलो, अब तो ये जीरो ही हो जाएगी, चलो इसको शॉर्ट मारते हैं, अब ये जीरो हो जाएगी, इसको बेच के जीरो कर देंगे। व्हाट हैपन्स? 17,300 वाज द लो, उसके बाद बाजार कभी गिरा ही नहीं। कैन यू इमेजिन? मार्केट गिरा ही नहीं है उसके बाद, 17,000 के बाद। सो 17,000 जो 25 मार्च था वो ही लो था। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट था मार्केट का। 17,300 के बाद मार्केट गिरा ही नहीं, उसके बाद बढ़ता चला गया, और आज बैंक निफ्टी जो है
ट्रेड कर रही है 35,000 पे वापस, यानी जो 30,000 पे वो जहाँ से गिरना शुरू हुई थी वहाँ से नया हाई बना के 35,000 पे ट्रेड कर रही। सोचिए, दिस वॉज। तो आप कैसे एंटिसिपेट करोगे? देखिए, FIIs जो होता है उनके पास अपन से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, वो किसी भी कंट्री की फंडामेंटल्स को, उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को अपन से ज़्यादा जानते हैं। वो एनालिस्ट को करोड़ों रुपए, लाखों रुपए पे करते हैं जस्ट टू एनालाइज द सिचुएशन ऑफ कंट्रीज। ठीक है, कि इंडिया का क्या सिचुएशन, बांग्लादेश का क्या सिचुएशन, खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए अपने को। ठीक है, तो उनको पता था कि चलिए ठीक है, लॉकडाउन लगने वाला है और ऐसा है मार्च के अंदर अंदर लग जाएगा, मार्च एंड तक लग जाएगा जैसा था। अपन एक काम करते हैं, अपना पोर्टफोलियो सेल करके निकल जाते हैं, सारा माल बेच के निकल गए 25 मार्च तक, बिल्कुल 17,000 पे लिया है बाजार को। लेकिन बस वही लोएस्ट पॉइंट था। उसके बाद 2020 में मार्च से लेकर के दिसंबर तक बाजार बढ़ता रहा। सब लोग सोचते रहे बढ़ क्यों रहा है, बढ़ क्यों रहा है। अरे भैया, बाजार आपसे एक कदम आगे चलता है। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो बढ़ क्यों रहा है, अरे ये देखो ना, वो गिर क्यों गया था तब तक, 1 महीने के अंदर तो उसने सारी गिरावट पूरी कर ली थी। ठीक है, तब आप कहीं और थे, तब आपको लग रहा था लॉकडाउन ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोरोना वोरोना तो आप जानते भी नहीं थे। तो मार्केट एक कदम आगे चलता है आपसे। दिस कम्स अंडर फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स अगर बाजार के थोड़े से भी कमजोर होते हैं, FIIs को पता चल गया था कंट्री के फंडामेंटल कमजोर होने वाले हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन विल कम डाउन, okay, there will be unemployment in the country, there will be no production, so there will be negative GDP growth, all these things will happen, so they sold out। इसलिए फंडामेंटल बाजार के और उसका EPS क्या चल रहा है। देखिए, जब इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब होनी है तो जो 50 फर्म्स हैं निफ्टी 50 की, उनका EPS ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। टोटल EPS बोल रहा हूँ मैं। अगर उनका EPS 1200 रुपये का था और इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी हो गई तो वो 800 का हो जाएगा, तो 400 रुपया EPS तो कम ही हो गया ना। ठीक है, 400 रुपीज EPS कम हो गया। व्हाट डज दैट शो? इट शोज कि जब EPS कम हो गया तो फिर उसी हिसाब से मार्केट कम हो जाता है। बेसिकली मार्केट EPS प्राइस टू अर्निंग रेशियो को बहुत बहुत गहराई से देखता है और उस पर बहुत इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, सो मार्केट EPS को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है कि EPS कितना है, उस हिसाब से प्राइस टू अर्निंग निकलता है बाजार का, और इसलिए बाजार ऊपर या नीचे गिरता है, बढ़ता है। सो द मेन points to be considered in the topic fundamentals are these 3 points: economic situation of a country, earnings of companies, of corporates, and global situation of markets। ये सारी चीज़ें मिक्स करके किसी भी कंट्री का फंडामेंटल्स बनाती हैं। इकोनॉमिक्स में अपन सब कुछ कंसिडर कर लेंगे, कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, कंपनी की फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज़ क्या हैं, क्या वो बेटर हैं कंट्री के लिए, या वो बहुत ज़्यादा हैम्पर कर सकती है कंपनी के कंट्री के फाइनेंशियल्स को। ठीक है, इसमें अपन कंसिडर कर लेंगे एक्सपोर्ट कितना कर रही है कंट्री, क्या वो करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रही है, उस पर डेट कितना है, उसकी करेंसी मजबूत है या कमज़ोर है। ये सब अपन को एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं एक कंट्री की फंडामेंटल सिचुएशन एनालाइज करने के लिए। ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबी हुई है, उसको बहुत सारे डेट रिपेमेंट्स करने, इंटरेस्ट पेमेंट्स करना है, तो वो अपनी पब्लिक पे पैसा खर्च नहीं कर पाएगी। कोई भी कंट्री पब्लिक पे पैसा खर्च नहीं कर पाएगी तो डिमांड नहीं जनरेट होने वाली। कंट्री में डिमांड जनरेट नहीं होगी तो कंपनीज के प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो बेच ही नहीं पाएंगे। कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेंगे तो शेयर बाजार नहीं बढ़ेगा। सो ये सब लिंक्ड होता है, इंटरलिंक्ड होता है आपस में। ठीक है, सेकंड थिंग इज अर्निंग ऑफ कंपनी। जैसे कि मैंने बताया, इकोनॉमिक सिचुएशन से अर्निंग्स ऑफ कंपनीज लिंक होती है। थर्ड इज ग्लोबल सिचुएशन। अगर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में एक टर्मोइल आ गया, ठीक है, बाजार बहुत तेज़ी से गिरने लगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कुछ नहीं कर सकते, फंडामेंटल्स पूरे ग्लोबल मार्केट्स के ख़राब हो गए, और ऐसा हो गया तो फिर ऑफ कोर्स सी बात है, द मार्केट्स विल फॉल। ओके, और अगर सबके सारे सिचुएशन अच्छी हो गई तो मार्केट्स विल राइज, एंड देन अदर फैक्टर्स विल नॉट किक इन, एंड उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज यूजुअली ग्लोबल मार्केट से बहुत ज़्यादा लिंक्ड होते हैं किसी भी देश के शेयर बाजार, स्पेशली अगर वो देश जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक एस्पेक्ट से। ठीक है, सो ये था अपना फंडामेंटल्स का टॉपिक। अपने जो 2 टॉपिक बचे हैं, लिक्विडिटी और सेंटीमेंट्स, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।